अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान निकाह का जो केस है उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर इनकी सज़ा मुअत्तली का फैसला किया जाए। क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी? और उसके साथ साथ ये आखिरी फैसला है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में रखा गया है। तो क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन है इस फैसले के बाद? और मुतवक्के तौर पे ये फैसला क्या होगा, इसके ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो सैलरीज के हवाले से कल बजट आया, उसमें हमने देखा है कि हुकूमत ने जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर टैक्सेस की मजीद भरमार कर दी है। आपको याद होगा मैंने कोई हफ्ता पहले इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था कि हुकूमत ये सोच की है जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको जो सैलरीड क्लास है 6 से कम करके 4 या 5 किया जाए, वही हुआ। और उसके साथ साथ जो मैक्सिमम जो कैप थी उसकी सैलरी जो क्लास है उसके हवाले से वो भी इन्होंने रिड्यूस कर दी है। ये भी ऑलरेडी मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ इसी अपने वीलॉग में। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये दरअसल हुकूमत इससे एडिशनल जो है वो क्या रेवेन्यू इकट्ठा करना जा रही है, और इसके साथ साथ जो एक तनख्वाहदार तबका है और मिडिल क्लास है इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि हुकूमत मिनी बजट का भी सोच रही है कि अगर ये जो टारगेट दिया गया रेवेन्यू कलेक्शन का 3.8 बिलियन एडिशनल जो टैक्सेस इकट्ठे करने हैं वो अगर इकट्ठे ना हुए तो फिर हुकूमत मिनी बजट लाएगी, और इस हवाले से क्या हुकूमत के पास जो है वो कंटीजेंसी प्लान है और हुकूमत किस तरह जो है वो मजीद टैक्सेस की इसके हवाले से वो उसने वो प्लानिंग की हुई है। इस पे भी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी केस के हवाले से। आपको याद होगा कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी को जो इद्दत के दौरान निकाह का जो वो केस था उस पे दोनों को 7-7 साल जो है वो सज़ा दी गई थी, और उसमें जज जो उस टाइम थे अबुल हसनाद उन्होंने ये कहा था कि ये गैर शरई है। और फिर उसके साथ साथ जो अ, इस पे उन्होंने वो 7-7 साल सज़ा, और फिर इस पे जो इमरान खान और जो थी पीटीआई की तरफ से ये डिफेंस में वो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें इद्दत का जो ड्यूरेशन है वो 39 दिन का है। तो उस पे भी जो जज थे अबुल हसनात उन्होंने ये जो 51 पेजेस का एक फैसला लिखा था उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कानूनी दलाइल थे उसके ऊपर बात की, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने शरई तौर पे और जो इस्लामिक लॉ हैं जो मुस्लिम फैमिली लॉ है उसमें जो तलाक के हवाले से जो एक प्रोसीजर है पूरा तरीक़ाकार है कि वो किस तरह होना चाहिए वो तमाम तर था। और ये जब ये केस की समाअत हो रही थी इनिशली उसमें खावर मानिका ने जो है वो अपना तलाक नामा जो है वो पेश किया था जिसमें वाज़े तौर पे ये इस्टेब्लिश हो गया था कि बुशरा बीबी को जो तलाक थी वो 14 नवंबर 2018 को हुई थी, और इनका निकाह जो है वो 1 जनवरी का था। फिर उसके बाद ये क्योंकि इद्दत की जो ड्यूरेशन थी जो 4 महीने की होती है जो वो कंप्लीट हो रही थी फरवरी में। ये तमाम तर जो पहलू थे ये जज अब्दुल हसनात ने उस पे वो कवर किए थे, जो कानूनी पहलू थे उसके साथ साथ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पे रेफरेंस दिया था वो केस जिसमें इद्दत की ड्यूरेशन एक केस ऐसा आया था 39 डेज मुकर्रर की थी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। लेकिन ये जो इद्दत की पीरियड है 39 डेज वाली ये हर औरत के ऊपर जो है वो लागू नहीं होती, क्योंकि उसमें जो मेंस्ट्रुअल सर्कल होता है हर खातून का वो डिफरेंट होता है। तो ये तमाम तर जो पहलू ये 51 पेजेस था उसमें जज जो अबुल हसनात थे उन्होंने कवर किए थे। फिर मुस्लिम फैमिली लॉ का भी उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद फिर उन्होंने जो कुरान की रोशनी में जो कुरानी आयात थी उसमें निकाह तलाक और इद्दत के हवाले से जो वाज़ेह अहकामात थे वो भी उन्होंने मेंशन किए। फिर उसके साथ साथ अहादीस का भी हवाला दिया। तो ये एक अपने तौर पे एक मुकम्मल एक ऐसा फैसला था जिसको अपील में भी चाहे वो हाई कोर्ट में हो या उसके साथ साथ वो सिविल कोर्ट में चल रहा हो मुकदमा उसको रिवर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो है इसके हवाले से दो मुख्तलिफ वो किए हुए थे। एक तो ये कि अपील के हवाले से कि इस फैसले के खिलाफ अपील का उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है, और उसके साथ साथ जो है वो सज़ा मअतली की भी अलहदा से की हुई थी। इमरान खान और बुशरा बीबी की ये कोशिश थी कि सज़ा मअतली की जो है वो पहले हो जाए और अपीलें बेशक बाद में सुनी जाएं, क्योंकि इस टाइम इमरान खान और बुशरा बीबी सिर्फ एक केस में अडियाला जेल में अंदर हैं, और वो है इद्दत का जो इद्दत के दौरान निकाह वाला केस। तो इनकी ये कोशिश है कि ये इस केस से भी फैसला हो जाए और इनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाए तो वो ताकि बाहर आ सकें।
لیکن یہ میری جو اطلاعات ہیں کہ یہ جو انہوں نے پہلے جج شاہ رخ ارجمن تھے، وہ تمام تر اپیلوں کے اوپر انہوں نے وہ سنے، مکمل دلائل کمپلیٹ ہو گئے، فیصلہ ریزرو ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا خاور مانیکا نے جج کے اوپر اپنے جو ہے وہ انہوں نے ریزرویشن ظاہر کر دی اور خدشات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو نو کانفیڈنس کا وہ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے جج شاہ رخ ارجمن نے لکھ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرانسفر کر دیا کیس ایڈیشنل جو سیشن جج تھے افضل مجوکا کے پاس۔ اب پی ٹی آئی نے پھر درخواستیں دائر کی کہ وہ افضل مجوکا کے پاس نہیں، کیونکہ پہلے بھی سیشن جج نے یہ اس کا فیصلہ دیا تھا، سیشن جج ایسٹ تھے، تو اس دفعہ سیشن جج ویسٹ کو وہ اس کا مقدمہ وہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اسی جج کو جو ہے افضل مجوکا کو ہی کہا گیا کہ 10 دنوں کے اندر اندر سزا معطلی کے حوالے سے 10 ورکنگ ڈیز میں یہ فیصلہ دیا جائے۔ میری جو ہے یہ اپنی ایک اسیسمنٹ ہے، اگر فیصلے کو جو پہلا جج ابو الحسنات والا ہے اس کو دیکھا جائے، اس میں جو قانونی، آئینی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک جو ہے تمام تر اس کو دیکھا جائے، تو یہ اس فیصلے کی جو سزا ہے وہ اس پہ اپیل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ عمران خان کی جو سزا ہے میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سزا کم والی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اب اس سٹیج پہ وہ نہیں ہوگی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جو اپیل ہے یہ ریجیکٹ ہو جائے گی دونوں کی، بشرا بی بی اور عمران خان کی یہ عدت کے دوران نکاح کے حوالے سے۔ اب 10 دنوں میں ایک تو ان کا جو سزا معطلی والی ہے وہ اپیل کا دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 دن کے اندر اندر یہ بھی کہا ہے کہ اپیلوں کے اوپر بھی کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو دونوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی نہ سزا معطل ہوگی اور نہ ہی اپیل جو ہے وہ اس پہ وہ ایکسیپٹ کی جائے گی، اور میری اطلاعات یا میری اسیسمنٹ کے مطابق یہ دونوں جو ہے ان کی ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ بہرحال اس کے اوپر جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ بھی اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف۔ یہ جو کل حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، وہی میں نے آلریڈی اسی وی لاگ میں رپورٹ کیا تھا کہ حکومت یہ سوچتی ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے خاص طور پہ اس پہ جو ٹیکس کی جو ہے وہ شرح زیادہ بڑھائی جائے گی۔ جو پہلے آلریڈی سیلریڈ کلاس تھی اس کی جو میکسیمم جو اپر لمٹ تھی جو ٹیکس ریشو کی 35% والی، وہ 5 لاکھ جس کی ماہانہ تنخواہ ہے اس کے اوپر لاگو ہوتا تھا، اور جو بزنس مین ہے یا جو بزنس کمیونٹی کے ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس کی یہ جو میکسیمم ریشو تھی 35% والی، وہ 3,33,000 روپے پہ لاگو ہوتی تھی۔ تو آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان دونوں کو کلب کیا جائے، اور جو میکسیمم جو ہے ٹیکس ریشو والی وہ 3,30,000 ہی کی جائے، جو بزنس کمیونٹی سے لی جاتی ہے، تنخواہ دار طبقے سے بھی وہی لی جائے۔ تو اس سے ایڈیشنل جو ہے کوئی 80 بلین روپیز کا جو ہے وہ حکومت کو اس سے مزید ایڈیشنل ریونیوز جو ہے وہ جنریٹ ہوں گے۔ آلریڈی جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کوئی 3,28,000 ارب 328 ارب روپے جو ہے وہ جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں ادا کرتا ہے، جو حکومت کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تنخواہوں سے ٹیکس کا۔ اور جو بزنس کمیونٹی تھی وہ ٹوٹلی کوئی 56 to 58 بلین روپیز جو ہے وہ اس سے وہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ تو اب یہ حکومت نے یہ دونوں کا ملا کے وہ کر دیا ہے، اور ٹیکس کی جو اس میں جو یہ حکومت جو بزنس کمیونٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہ دار ہے، ان دونوں کا ایک ہی اس پہ ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی آپ ایکسپرٹ سے بات کریں کہ اب یہ جو 3.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے جس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اس کو 35% کٹوتی ہوگی اس کے ٹیکس میں سے، اور جو 2 ملین یا 10 ملین بھی تنخواہ لے رہا ہے اس سے بھی 35% ہوگی۔ تو یہ حکومت کی طرف سے ایک بڑی ظالمانہ جو ہے یہ پالیسی اپنائی گئی ہے۔ خاص طور پہ ایٹ لیسٹ حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا، جو میکسیمم جو ٹیکس لمٹ تھی جس کی ماہانہ تنخواہ اگر کوئی 5 لاکھ یا 10 لاکھ سے اوپر ہو تو اس کو میکسیمم جو ٹیکس سلیب ہے وہ دیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ یہ 3.5 لاکھ۔ اب اس سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اس وجہ سے بھی زیادہ پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ اب جو 3.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور اس سے جو جونیئر ہے اگر وہ اس سے کم تنخواہ لے رہا ہے، وہ نیچے والے جو ٹیکس سلیب میں آئے گا تو ان کی اور جو سینئر ہے ان کی تنخواہیں بھی تقریباً برابر ہو جائیں گی۔ اور آج کل جو 3.5 لاکھ تنخواہ ہے وہ نارمل ہے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ تو اس سے حکومت نے جو ایک مڈل کلاس ہے اس کو مزید پیسا جا رہا ہے، اور یہ حکومت کو اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے۔
बिल्कुल दुरुस्त मेरा ख्याल है कि ये एक डिमांड है सैलरीड क्लास का, जो अगर आईएमएफ की तरफ से मुतालबा भी है तो हुकूमत को ये उसके हवाले से कन्विंस करना चाहिए, जो आईएमएफ का डेलीगेशन है, कि अगर मकसद रेवेन्यू जनरेट करना है तो अगर हम टैक्स स्लैब्स को बढ़ा दें तो उससे मजीद वो होगा, खासतौर पे जो अपर जिसकी जिसकी मिलियंस में तनख्वाह है माहाना, उसके ऊपर अगर टैक्स रेशो जो है वो बढ़ा दी जाए, 45% कर दी जाए, तो वो ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट इसको अगर किया जाए वो ज़्यादा काबिल अमल है, बजाय इसके कि ये छोटे तबके को टैक्स की उसमें लाना। तो इसके ऊपर भी मज़ीद अगर कोई हुकूमत के ऊपर जिस तरह दबाव बढ़ रहा है, अगर कोई मज़ीद बढ़ा तो ये भी हो सकता है हुकूमत इस पे रिव्यू कर ले। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ये जो हुकूमत ने जीएसटी बढ़ाया है तमाम तरह अक्रॉस द बोर्ड, ज़्यादातर जो अशिया हैं, ख़ासतौर पे जो खाने पीने की अशिया हैं, उससे लेके जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पे भी जीएसटी 18% जो है वो कर दिया है अब। इससे जो हुकूमत ने टोटल जो अपना रेवेन्यू बढ़ाने का जो टारगेट सेट किया है, क्योंकि जो रवां माली साल जो अभी जून में कंप्लीट होगा उसमें तकरीबन 9 ट्रिलियन का इनका टारगेट था, और अभी का जो इन्होंने टारगेट सेट किया है वो तकरीबन 13 ट्रिलियन का है, यानी 13,000 अरब रुपए का जो टारगेट हुकूमत ने सेट किया है कि इससे हमने रेवेन्यू जनरेट करना है। हुकूमत ने इस हवाले से 3.8 ट्रिलियन का जो है वो रेवेन्यू मजीद जनरेट करने का वो टारगेट सेट किया है, कि 3800 अरब रुपए हम एडिशनल जो है जो आइंदा जो माली साल है उसमें इकट्ठे किए जाएंगे, जिसमें 1.5 ट्रिलियन जो है वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन और उसकी वजह से ये जो जीएसटी है वो उस पे वो होगा, और उसके साथ साथ जो 1.5 ट्रिलियन मजीद है वो ये जो टैक्सेस की शरह बढ़ाई गई है उससे होगा, और 800 अरब रुपए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स और उसके साथ साथ जो कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, जो मुख्तलिफ एफपीआर और उसके साथ साथ जो दीगर मुकदमात हैं उनसे इकट्ठा किया जाएगा। तो ये इन्होंने एक टारगेट सेट किया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये जो टारगेट है ये अचीवेबल है, 3800 अरब एडिशनल वाला। ख़ासतौर पे ये जो इन्होंने टैक्स जो वो मुतारफ़ कराया, रजीम मुतारफ़ कराया है, तो अब इस पे हुकूमत ने इसका कंटीजेंसी प्लान भी तैयार किया हुआ है कि अगर ये 3800 अरब रुपए इकट्ठे नहीं होते और अगर ये शॉर्टफॉल आता है तो फिर उसका कॉन्टीजेंसी के तौर पे इन्होंने ये ऑलरेडी जो है ये इसके हवाले से एग्रीमेंट दे चुके हैं, या इस पे अपनी रजामंदी जाहिर की है कि मिनी बजट लाया जाएगा, और जो जीएसटी है वो 18% पहले है तो उसको बढ़ा के 19% किया जाएगा, तो उससे एडिशनल जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये ऑल इन ऑल जो है हुकूमत ने बजाय इसके कि कोई जो रिफॉर्म्स लाते, ख़ास तौर पे जो एनएफसी का आप देखें जो अवार्ड है उसमें सूबों को पैसे बैठे बिठाए मिल जाते हैं विफाक की तरफ से, तो वो एडिशनल कोई टैक्स के जो है वो उन्होंने ना कोई अपना सिस्टम मुतारफ कराया है सूबों ने। अगर वो कराया जाए या उसको कंडीशनल किया जाए कि आपको ये जो एनएफसी का पैसा है उस सूरत में मिलेगा कि एक सर्टन जो अमाउंट है या एक सर्टन जो पोर्शन ऑफ जो रेवेन्यूज है वो हुकूमत जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इकट्ठा करके देंगी, जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगा के किया जा सकता है, ये सूबों की जिम्मेदारी है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स को वो करके उसमें एडिशनल पैसे वो लाए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, फिर उसके साथ साथ जो ऑस्टेरिटी मेयर्स हैं उसको वो किया जाता, फिर एफबीआर में रिफॉर्म्स किए जाते, जो कलेक्शन का जो पैसा लीक होता है वो उसको मुतारफ कराते। बजाय इसके उन्होंने जो एक बड़ा आसान तरीकाकार है, एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो जीएसटी की मद में, और फिर उसके साथ साथ जो दूसरे इन्होंने सैलरीड क्लास के ऊपर वो टैक्सेस का वो किया है, तो उसको हुकूमत ने ये चुना है। तो ओवरऑल ये कोई बजट कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जिस पे हुकूमत की वो की जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मिडिल क्लास है वो ही पिसेगी, वो अपनी तनख्वाहों में से भी टैक्सेस अदा करेगी, फिर उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद में जो जीएसटी की सूरत में जितनी भी चीज़ें वो परचेज करेंगे उसमें भी टैक्सेस अदा करेंगे। तो ये ओवरऑल ये एक एंटी मिडिल क्लास जो है वो बजट, इसको आप आसानी से कह सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।